नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हर रोज हम अपने लेकर आते हैं जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। ये योर मनी आपको सिखाता है, ना ही सिर्फ ये बताता है कि बचत क्यों करना चाहिए, बल्कि उस बचत को आप कैसे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं उसके जरिए ये भी गुर आपको सिखाता है, ताकि आप अपने सब सपने पूरे कर सके। तो अगर आप भी योर मनी में आना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भेजकर व्हाट्सएप के थ्रू आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। सारे जरिए आपके स्क्रीन पर हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल भी वहां पर पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो काफी सारे माध्यम है जिसके थ्रू आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। आज भी आपके तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल लें उससे पहले आज इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये एक वो कैटेगरी है जिसने हाल ही में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर लेने का एक काफी अच्छा जरिया ये हो सकता है, लोग इस नजरिए से देखते हैं। बट एग्जैक्टली इंटरनेशनल फंड्स होते क्या हैं, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं, और इन फंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट जो इंटरनेशनल मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की है, और उसका कारण ये रहा है कि मुझे लगता है कि अगर हम उसके मेजर बेनिफिट की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देता है। अमूमन जो हम देखते हैं इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस से, जैसे इक्विटी रहेगी, डेट रहेगी, या तो फिर कमोडिटीज, रियल एस्टेट, उस तरह की आपके पास एसेट क्लासेस रहते हैं। बट ये एक जो एडिशन है ये कहीं ना कहीं काफी मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करता है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, और शायद यही कारण है कि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया। ऑफ कोर्स उसका दूसरा कारण ये था कि वहां की जो परफॉर्मेंस है, जो यूएस मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, जो कुछ और जो फंड्स थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में उनको शामिल किया। इस तरह के फंड है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो किसी भी आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड कर पाना कि कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में इन्वेस्ट करें, किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड जैसी जो डाइवर्सिफाइड व्हीकल है वो उनके लिए बिल्कुल सही है। ऑप्शंस उनके पास ऐसी हैं कि देखिए, कुछ फंड ऐसे हैं जो फंड ऑफ फंड्स हैं, यानी जो पैसा आपसे जो फंड मोबिलाइज करते हैं वो किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आपको पता है कि किस तरह के फंड में आपका पैसा जाएगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। तीसरा ऐसे फंड्स हैं जो डिफरेंट थीम्स या डिफरेंट रीजन्स में, जैसे यूएस में, यूरोप में, चाइना में या इमर्जिंग मार्केट्स में वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ज्यादातर जो है वो फंड ऑफ फंड है। तो और चौथा आई थिंक एक और तरीके का फंड है जहां पे हमने देखा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स है जो 65% पैसा डोमेस्टिक मार्केट में लगाते हैं और 35% जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लगाते हैं। तो ये 3 या 4 तरह की ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे मैंने कहा, किसी भी निवेशक के लिए ये फैसला कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से मार्केट में किस तरह का पोर्टफोलियो बनाए। तो जो फंड्स है इंटरनेशनल फंड्स, ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब किस तरह के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, कभी कभी क्या लगता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स अच्छी कर रही है तो इन्वेस्टर्स का रुझान रहता है कि चलिए हम भी वहां इन्वेस्ट करें। मेरा ये मानना है कि पहले तो अगर आप छोटे निवेशक हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पहले तो इक्विटी का एक्सपीरियंस लीजिए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास को समझिए। हमारे देश में काफी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास पोर्टफोलियो बनाने की, पहले उनको देखिए। एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप एक रीजनेबली साइज पोर्टफोलियो बन गया, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रिस्क है। क्योंकि कहीं ये ना भूलें कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पोटेंशियल है, साथ में वहां के अटेंडेंट रिस्क भी है, वो भी आपको समझने हैं। तो एक बार आपको वो एक्सपीरियंस आ गया, फिर आप अपने पोर्टफोलियो में डिसेंट साइज पोर्टफोलियो अगर बन गया, तब जाके आप इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। शुरुआत से मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंटरनेशनल फंड्स को शामिल करें। आपको पहले इक्विटी एज एन एसेट क्लास को समझना है, उसके न्यूएंसेस को समझना है, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स को शामिल कीजिए। ओके, तो कब इन फंड्स को खरीदना है, कब वो सही टाइम है इनमें एक्सपोजर लेने का, वो तमाम बातें बताई हेमंत जी ने। लेकिन 2 चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। रिस्क इन फंड्स में क्या होते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि अगर कोई अच्छी तरीके से वाकिफ है इंटरनेशनल फंड्स से,
तो वो और अगर ऐड करना चाहता है तो क्या क्या ऑप्शंस उसके पास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को फिलहाल देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया है। ग्लोबल मार्केट्स में काफी टर्बुलेंस रही है, फिर चाहे वो यूरोपियन हो, एशियन मार्केट्स हो या फिर यूएस मार्केट्स ही क्यों ना हो। तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इन फंड्स में एक्सपोजर लेने की, या फिर एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं तो निवेश कर सकते हैं किसी भी वक्त? नहीं, देखिए, जहां तक टाइमिंग का सवाल है, देखिए टाइमिंग तो करना पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम 6 महीने पहले की बात करें तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स के जो फंड्स है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और शायद एक ही वही कारण है कि हमने देखा काफी सारे इन्वेस्टर्स ने उसमें एक्सपोजर भी लिया। तो टाइमिंग करना तो बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक मैं एग्री करता हूँ, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मार्केट में वहां पे हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स, तो आपको एक मौका मिल रहा है। अगर आप बहुत श्योर है कि आपने फंड सही चुना है, आपका एक्सपोजर जो है विद इन लिमिट्स है, जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से है, तो फिर एसआईपी से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर आई थिंक बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एवरेजिंग करने दे रहा है, आप काफी नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ही चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी बहुत कम फंड्स हैं जो इंटरनेशनल फंड्स जो पैसा इस समय फ्रेश सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। उसका कारण ये है कि पूरे फंड इंडस्ट्री के लिए सेबी ने एक लिमिट लगाई थी $7 बिलियन की, और उसके अलावा जो ईटीएफ्स हैं उनके लिए 1 बिलियन थी, और विद इन दैट 7 बिलियन के अंदर अलग अलग फंड हाउसेस के अलग अलग लिमिट्स हैं। तो जनवरी में क्या हुआ था कि जनवरी एंड में इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग दैट लिमिट थी, तो वो फंड्स पे रोक लगी थी कि आप पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जून के महीने में आई थिंक फिर से सेबी ने अलाउ किया है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपकी लिमिट बची है तो उसमें सिर्फ आपको ज्यादातर इस समय पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इस तरह के फंड मिलेंगे, लिमिटेड चॉइस है। बट आई थिंक लॉन्ग रन में जब भी ये ओपन होगा, या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इनकी एसआईपी चल रही है, वो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए। जैसा मैंने कहा, जब ये मार्केट्स अच्छे करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इंटरनेशनल फंड से जुड़ी तमाम बारीकियां हेमंत जी ने बताई हैं। अगर अब भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ सवाल है इन फंड से जुड़ा हुआ, तो आप भेज सकते हैं योर मनी में। लेकिन जो सवाल ऑलरेडी हमें मिले हैं उनमें कर लेते हैं शामिल। पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मीनाक्षी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, एक्चुअली मैं लास्ट 1 ईयर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, करीबन 25,000 मंथली, और इसके अलावा मैंने 10,000 का कन्या भी लिया है अपने डॉटर्स के लिए। ये 20 जो म्यूचुअल फंड है आपके पास, इसमें आप कितने की एसआईपी कर रहे हैं? मैम ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है 5,000 4 फंड में, 5 फंड में, एंड 2 जो फंड है मेरे वन में 3,000 एंड सेकंड में 2,000, तो टोटल 25,000 है ये। टोटल 25,000 है। और कब से कितना टाइम हो चुका है इन एसआईपीज को? मैम ये लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ, मैं लास्ट सितंबर 2021 से कर रही हूँ। ठीक है, तो इनके पास जो फंड्स हैं, ऑलमोस्ट 6 फंड्स हैं जिसमें 25,000 की एसआईपी चल रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ के 2 फंड्स हैं, एक्सिस के 2 फंड्स हैं, टाटा डिजिटल है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। तो थोड़ा फंड हाउसेस का डाइवर्सिफिकेशन कम है, बट कैटेगरीज का तो किया हुआ है। बट चॉइसेस कैसी है हेमंत जी, वो बताइए। प्लस जो इनका सवाल है कि अपनी डॉटर्स के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, उनके फ्यूचर गोल्स के लिए। 2 डॉटर्स हैं इनकी, एक 15 साल की, एक 9 साल की। तो 15 साल में कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन एसआईपीज के थ्रू? देखिए दीपाली, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। इन्होंने कहा कि इनके जो गोल्स हैं वो डॉटर्स की एजुकेशन है, उनकी मैरिज है, और आई थिंक अपनी खुद की रिटायरमेंट की प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो प्रोसेस बिल्कुल सही है कि एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही एक एसेट क्लास है जो आपको आगे जाके रियल रेट ऑफ रिटर्न देगी, पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न देगी। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मिसिंग मुझे लगती है वो ये है कि अपने गोल्स को आप एस्टेब्लिश तो किया आपने, लेकिन एक टाइम होराइजन भी दिया, लेकिन एक टारगेट दी। टारगेट देने से क्या होता है कि एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे आप जब बैकवर्डली वर्क करते हैं तो आप देखेंगे कि आप देख पाएंगे कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, रैंडमली हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पोर्टफोलियो तो बन जाता है लेकिन शायद वो पूरा ना पड़े। तो एक तो पहले मैं चाहूंगा ये स्टेप डेफिनेटली कर लें, क्योंकि बाकी जब प्रोसेस इनका बिल्कुल सही है। अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं ब्रॉडली, तो 2 फंड्स देखिए, इनमें एक वैल्यू फंड भी है, एक स्मॉल कैप फंड भी है, एक सेक्टर फंड भी है।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी पोर्टफोलियो में एग्रेशन ज्यादा है। ये ना भूलें कि इक्विटी इटसेल्फ एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो मत बनाइए। मैं चाहूंगा कि एग्जिस्टिंग फंड्स में इनके जो 2 फंड्स हैं वो आप उनको रिटेन कर सकते हैं, और वो है एक्सिस मिड कैप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। उसके अलावा जो फंड है उनकी जगह पे मैं इनको 3 फंड रेकमेंड कर रहा हूँ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के, और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है ये सही बैलेंस रखेगा आपके पोर्टफोलियो में, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पोर्टफोलियो अच्छे हैं, तो ये थोड़ा सा बदलाव कीजिए पोर्टफोलियो में। और जैसा मैंने कहा, एक टारगेट सेट करके देखिए कि वाकई में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो पूरी पड़ेगी या आपको थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। आप कुछ फंड्स हैं जो आप और ऐड कर सकती हैं, और साथ ही 2-3 फंड्स हैं जिनमें आप कंटिन्यू कर सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट रखिए, लेकिन थोड़े से बदलाव यहाँ पर सजेस्ट किए हैं हेमंत जी ने। अगले कॉलर से अब बातचीत करेंगे। अंकित द्विवेदी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकित, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैं एक्चुअल में एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ अभी, और मैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और क्या शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ा मन में डर भी है, और एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए सोच रहा हूँ जिसमें एक शॉर्ट टर्म प्लान कोई अच्छा सा मिले, और एक लॉन्ग टर्म के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो हेमंत जी, सोच तो इनकी है, तैयारी आपको करनी है, मदद आपको करनी है इनकी, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा ये बिल्कुल रॉ हैं, बिगनर हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, बट थोड़ी सी अप्रीहेंशंस भी हैं इनके मन में। तो कीजिए प्लीज इनकी मदद। कैसे, कहां से शुरुआत करें? एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ। जी दीपाली, मैं कहूंगा कि जो भी सवाल अंकित ने किए हैं, आई थिंक वो बिल्कुल नेचुरल है वो आने, क्योंकि जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, तो आपके पास काफी सारी परसेप्शंस होती हैं, आपने लोगों से सुना होता है, लोगों के एक्सपीरियंस सुने होते हैं, अच्छे भी हैं उसमें, बुरे भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर रहता है। बट इन्होंने बात की म्यूचुअल फंड और एसआईपी की, तो पहली बात मैं इनको बता दूं कि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपको अलाउ करती है डिफरेंट एसेट क्लासेस, चाहे इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये खुद से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, पहली बात। दूसरी बात, एसआईपी की जब हम बात करते हैं, अमूमन हमने सबने सुना होगा रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में बैंक में, यानी आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से एसआईपी है। आप कमिट करते हैं कि हम हर महीने इतना पैसा लगाएंगे, इस तारीख को लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, 2 तरह से डिसिप्लिन आता है आपके पास। एक तो सेविंग प्रोसेस में डिसिप्लिन आता है, आप हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट भी आप टाइमिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपने डिसाइड किया पहले से कि हर महीने के 5 तारीख या 15 तारीख या 25 तारीख को मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन आता है। बट एसआईपी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म करना है, एक लॉन्ग टर्म करना है। तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली अगर हम बात करें, मान लीजिए 8-10 साल या उससे ज्यादा का समय है, तो इक्विटी फंड जो है उनके अंदर आप एसआईपी कीजिए। हाँ, वहां पे डर ये है वॉलेटिलिटी का, लेकिन क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, तो आपको अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करने से एवरेजिंग का फायदा होता है, और जो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे काफी हद तक कम होता है। शॉर्ट टर्म में आपका फोकस होना चाहिए कैपिटल सेफ्टी पे, पर डिपेंड, अगर वो मान लीजिए मीडियम टर्म है, 5 या 7 साल का समय है आपके पास, तो जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है या इक्विटी सेविंग फंड है, उस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कीजिए। बट अगेन, इनको भी मैं वही कहूंगा कि कुछ गोल बना के चलिए। इवन इफ द गोल इज वेल्थ क्रिएशन चलेगा, लेकिन टाइम होराइजन में क्लैरिटी चाहिए कि वो 5 साल है, कि वो 10 साल है, कि वो 15 साल है। दूसरी बात, एक टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आगे जाके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। सिर्फ ये नहीं कि 5,000 से शुरू किया और वहीं पे छोड़ दिया। आई थिंक ये 2-3 चीजें अगर आप शुरुआत में करें तो मुझे लगता है 50% विक्ट्री आपकी उसी लेवल पे हो जाती है। और बाकी अच्छे फंड चुनिए, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड चुनिए। तो अगर ऐसे लॉन्ग टर्म की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड काफी अच्छा फंड है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी मैंने अभी रिकमेंड किया एक क्वेश्चन में, तो आई थिंक इस तरह के फंड आप लीजिए। और अगर मीडियम टर्म में देख रहे हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं, तो उसमें भी अगर आप चाहें तो जैसे निपॉन का बैलेंस एडवांटेज है, आईसीआईसीआई ग्रुप का बैलेंस एडवांटेज है, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत है। डिसिप्लिन लेके आइए अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, टाइम होराइजन क्लियर रखिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। कोशिश कीजिए कि हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते रहे। तो प्रोसेस थोड़ा सा इलेबोरेट है लेकिन सिंपल है, रिजल्ट्स बहुत फिनोमिनल है अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन के रहेंगे।
तो डर होना जरूरी है, लेकिन ये डर जो है आपको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजीज है कि लॉन्ग टर्म में और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने से ना ही उनका इम्पैक्ट कम होता है, बल्कि वो इनफैक्ट आपके एडवांटेज में। ओके, तो हेमंत जी ने काफी इलैबोरेट वे में अंकित जी आपको बताया है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन विजन, गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में किन फंड्स को आप चुन सकते हैं वो भी आपको सजेशंस दिए गए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और कॉलर्स से करेंगे बातचीत, कुछ और सवाल हैं हमारे पास, चल वापस आते हैं। तो उसमें यूटीआई निफ्टी 50 है, पारक फ्लेक्सी कैप है, बॉन्ड डेट सेविंग है, आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड है, कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड है, ओके, पीजीआईएम मिड कैप फंड है, एचसीएस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, और लास्टली आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेक्स्ट 100 इंडेक्स फंड है। तो पार्थ 7,000 तो आप डाल रहे हैं 7 ही फंड्स में, ये बताइए कोई विजन है, कोई गोल है आपका? नहीं, मेरे को इन्वेस्टमेंट में आपके मनी इन्वेस्टमेंट करना है, वही है, कोई गोल नहीं है। और मेरा और एक क्वेश्चन है, आप सिर्फ ऑल्सो कैन यू प्लीज टेल ऑफ डेट म्यूचुअल फंड अगर अच्छे रहेंगे कोई मेरे को इसके अलावा? ठीक है, तो हेमंत जी सबसे पहली बात तो कमेंडेबल है, 21 साल की उम्र में इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हैं। 7,000 डिसेंट है इनकी एज के हिसाब से, बट दिक्कत सिर्फ ये है कि 7,000 के लिए 7 ही फंड इन्होंने चुन लिए हैं और डेट फंड और ऐड करना चाहते हैं। तो क्या इनको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना चाहिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से, इसी के साथ कंटिन्यू करें? 7 ही फंड चॉइसेस पर क्या सजेशन है? दीपाली बिल्कुल ठीक है। आई थिंक पार्थ ने बहुत यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके फायदे ये होते हैं कि इस स्टेज पे एक तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आप एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप जो लेसन या गलतियां करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आपके पास सीरियस पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक जो अमूमन जो डर रहते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स के, वो आपके दिमाग से निकल जाते हैं। आप काफी कुछ सीख जाते हैं मार्केट्स के बारे में कि किस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स काम करते हैं, कैसे इक्विटी एज एन एसेट क्लास काम करती है। तो आई थिंक काफी कमेंडेबल है श्योरली कि आप इतनी यंग एज में शुरुआत कर रहे हो। 7,000 के लिए 7 फंड डेफिनेटली मुझे लगता है इट्स अ केस ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें डेफिनेटली उनको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने की जरूरत है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्विटी कैसे बिहेव करती है या डिफरेंट सेगमेंट कैसे बिहेव करते हैं, मेरे हिसाब से 4 फंड अगर आप रखें तो बिल्कुल सही है। अगर आप टैक्स सेविंग के हिसाब से कह रहे हैं, आपने कहा क्वांट टैक्स सेविंग आपने चुना है, वो आप रख सकते हैं। उसके अलावा यूटीआई निफ्टी 50 एक ऐसा फंड है जो इंडेक्स फंड में अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा पीजीएम का जो मिड कैप फंड है वो काफी अच्छा फंड है, और मिड कैप सेगमेंट में भी एक्सपोजर स्टेज में मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि आप उस सेगमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और उसके अलावा एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो एक लार्जर मिड कैप फंड है, और साथ में कुछ पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वहां पे इन्वेस्ट होता है। तो मुझे लगता है ये 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। सेक्टर फंड वगैरह को इस समय पे मुझे लगता है थोड़ा दूर रखिए, बाद में जाए तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 फंड रखिए। डेट फंड की इन्होंने बात की सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सुना है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इक्विटी भी हो डेट भी हो, इसलिए डेट में मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर वाकई में आपके पास शॉर्ट टर्म का कुछ पैसा है तब आप डेट में देखिए। तो जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन के जो फंड्स हैं उन फंड कैटेगरीज को आप देखिए इस समय पे, क्योंकि हम देखने वाले हैं शायद रिसेंट एक और रेट हाइक देखेंगे और शायद उससे ज्यादा आगे जाके 1 या 2 और भी रेट हाइक हो सकते हैं। तो इस समय पे शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए अगर आपका पर्पस वाकई में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो। ओके, तो सिर्फ 4 फंड्स रखिए पोर्टफोलियो में, वो फंड्स आपके स्क्रीन पर है। डेट फंड जरूरी नहीं है शामिल करना। डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो समझाया आपको हेमंत जी ने, और बाकी इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंटिन्यू रखिए। शुक्रिया हेमंत जी, शो में आए आप। सभी व्यूअर्स की आपने हेल्प की उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। समय की कमी है इसीलिए हेमंत जी से उनके फंड्स नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जो शेयर किए उन्होंने अपने टॉप फंड्स वो हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। आप एंड में देख सकते हैं ये वो फंड्स हैं उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो नोट कर लीजिए, हेमंत रस्तोगी के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।